Hello everyone, how are you all? I hope everyone is fine. Welcome to 10th standard chapter 12 एक नई शुरुआत के लेखक कौन थे जो कि हमने लास्ट क्लास में अध्ययन किया था। एक नई शुरुआत चैप्टर के लेखक हैं जाकिर अली रजनीश। जाकिर अली रजनीश का जन्म कब हुआ था? 1975 में। कब हुआ था? 1975 में। जाकिर अली रजनीश एक बहुत ही सुप्रसिद्ध लेखक हैं। इनकी वैज्ञानिक अनुसंधान में बहुत अधिक रुचि है। अब हमने जो लास्ट क्लास में अध्ययन किया था उसके बारे में थोड़ा सा हम जान लें कि हमने लास्ट क्लास में क्या अध्ययन किया था। इसमें जो हमारा एक नई शुरुआत चैप्टर है, इसमें दो मुख्य किरदार हैं जो कि प्रोफेसर हैं, दोनों ही प्रोफेसर रामिस और प्रोफेसर माधवन। इस चैप्टर में इन दोनों की बारे में बताया गया है। दोनों ही प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर रामिस जिन्होंने एक प्रक्षेपण यंत्र को दो खंडों में विभक्त किया था, मतलब अलग अलग किया था। उनका एक खंड प्रोफेसर रामिस की प्रयोगशाला में तथा दूसरा खंड वहाँ से 500 मीटर दूर उनके सहयोगी माधवन के घर में स्थापित किया था। उन्होंने ये प्रयोग किया था जो कि जिस प्रक्षेपण का मतलब होता है फेंकना, मतलब एक स्थान से मनुष्य के शरीर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर शरीर की तरंगों में रूपांतरित करने का ये प्रयोग उन्होंने किया था। कौन सा प्रयोग किया था? मनुष्य के शरीर को तरंगों में रूपांतरित करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने वाला प्रयोग उन्होंने बताया गया था इस चैप्टर में। इसमें जो माधवन है वो और प्रोफेसर रामिस हैं, जो दोनों इस प्रयोग के बारे में उनकी जो ये एक नई शुरुआत अध्याय है उसके बारे में बताया गया था। अब जो हमारा लास्ट जहाँ पर हमारा ख़त्म हुआ था हम वहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है? ओके, चलो। हाँ, यह तो है माधवन ने उनकी बात का समर्थन किया। माधवन जो उनके सहायक थे प्रोफेसर के, उनकी बात का समर्थन मतलब साथ दिया। प्रोफेसर रामिस ने अपनी बात आगे बढ़ाई और तुम्हें यह भी मालूम है कि हमारा शरीर भी विभिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर बना है। प्रोफेसर रामिस ने अपनी बात आगे बढ़ाई और तुम्हें मालूम है मतलब माधवन को कहा कि जो हमारा शरीर है ये भी विभिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर बना है। हालांकि किसी वस्तु को जीवित प्राणी की संरचना में काफ़ी अंतर होता है। हालांकि किसी वस्तु और जो जीवित प्राणी, जैसे कि हम कोई भी हो जो जीवित प्राणी है, उसकी संरचना में काफ़ी अंतर होता है। लेकिन जो बातें किसी वस्तु के बारे में लागू होती है वही बातें जीवित प्राणियों के बारे में भी लागू होती है। प्रोफेसर रामिस कह रहे हैं कि हालांकि वस्तु और जीवित प्राणी की संरचना में काफ़ी अंतर होता है, लेकिन जो बातें वस्तु के लिए लागू होती है वही बातें जीवित प्राणियों के बारे में भी लागू होती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार किसी वस्तु को उसके मूल तत्वों में विभक्त और वापस उन तत्वों को जोड़कर उसके मूल रूप में पाया जा सकता है, उसी प्रकार जीवित प्राणी के साथ भी यह प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। लेकिन यह दूसरी प्रक्रिया पहले के मुकाबले काफ़ी जटिल मतलब कठिन और श्रमसाध्य मतलब मेहनती होगी। उनका कहने का मतलब है कि जैसे वस्तु को मूल तत्वों में विभक्त कर वापस उसके तत्वों में लाया जा सकता है, वैसे ही जीवित प्राणी के साथ भी ये प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। लेकिन उस प्रक्रिया की अपेक्षा ये प्रक्रिया बहुत कठिन और मेहनती होगी। कहते हुए प्रोफेसर रामिस ने एक लंबी सांस ली। ये कहते हुए प्रोफेसर रामिस ने एक लंबी सांस ली। प्रोफेसर की बात सुनकर माधवन सम्मोहन हो गया। प्रोफेसर की बात सुनकर माधवन सम्मोहन मतलब मोहित करना या लुभाने की जो क्रिया होती है वो
हो गया। एक क्षण के लिए वो कुछ सोच ही न पाया, एक भी पल के लिए वो कुछ सोच भी न पाया कि प्रोफेसर के इस लेक्चर को सुनने के बाद वो प्रसन्नता व्यक्त करे या शंका। मतलब एक पल के लिए उनको ऐसा लगा कि वो शंका मतलब कोई शक जताएं या फिर प्रसन्नता खुशी व्यक्त करे। लेकिन अगले ही क्षण उसके दिमाग में एक सवाल कौंधा मतलब आया। लेकिन अगले ही क्षण उनके दिमाग में एक सवाल आया। वो बोले बिना रह न सका और उन्होंने बोला, सर माना कि ये सारी प्रक्रिया संभव है, माना कि ये सारी जो प्रक्रिया आप मुझे बता रहे हो वो संभव है, पर इससे ये कैसे सिद्ध होता है कि हम किसी भी व्यक्ति को बिना किसी साधन के दूसरी जगह भेज सकते हैं। जो अभी प्रोफेसर रामिस ने बताया था कि हम सभी मूल तत्वों में जोड़कर उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं। तो उस बात पे माधवन कह रहे हैं कि ये कैसे संभव है कि किसी व्यक्ति को बिना किसी साधन के दूसरे स्थान पर हम भेज सकते हैं। ये किसने कहा? माधवन ने। अब आगे चलते हैं। माधवन की बात सुनकर प्रोफेसर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान दौड़ गई। जो माधवन है उन्होंने जो ऐसे बोला तो उसकी मुस्कान दौड़ गई। वे बोले, मैंने कब कहा कि बिना किसी साधन के हम किसी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं। माधवन की बात सुनकर प्रोफेसर रामिस ने कहा कि मैंने कब कहा कि हम किसी भी व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं बिना साधन के। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जिस प्रकार किसी फिल्म को एक खास प्रकार की तरंगों में परिवर्तित कर कर उसे एक स्थान अर्थात टीवी स्टेशन से प्रक्षेपित कर दूसरे स्थान यानी कि टीवी सेट पर प्राप्त कर लेते हैं, उसी प्रकार हम पहले किसी वस्तु अथवा व्यक्ति को पहले उसके मूल तत्वों में व्यक्त करेंगे, फिर उन तत्वों को एक विशेष प्रकार की तरंगों में परिवर्तित कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज सकेंगे। अब यहाँ पर प्रोफेसर रामिस कहते हैं कि मैंने कब कहा कि किसी व्यक्ति को बिना साधन के एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है, किंतु वो कह रहे हैं कि जैसे कोई भी फिल्म होती है, पहले वो शूट होती है, उसके बाद वो थिएटर में चालू होती है, उसके बाद वो सब जगह चालू होने लगती है। उसी प्रकार जैसे कि वो बोल रहे हैं कि जिस प्रकार फिल्म सभी जगह प्रक्षेपित मतलब फेंकने सभी जगह चलने लगती है, उसी प्रकार किसी वस्तु व्यक्ति को मूल तत्वों में पहले विभक्त करेंगे, उसके बाद उसको तरंगों में परिवर्तित कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजेंगे। ये कौन कह रहे हैं? प्रोफेसर रामिस। जहाँ पर इन तरंगों को ग्रहण किया जाएगा, ये कौन कह रहे हैं? प्रोफेसर रामिस। वहाँ तरंगों को वापस मूल तत्वों में परिवर्तित करके उसके मूल रूप में पुनः बदल दिया जाएगा, और जो वहाँ पर जो तरंगे जाएगी उनको मूल तत्वों में परिवर्तित कर उनको बदल दिया जाएगा। ये सब प्रोफेसर रामिस ने कहा। और तभी अचानक माधवन की तरंगा बंद हो गई। तरंगा मतलब जो वो ऊँग, जो मतलब उसको ऐसे बोलते हैं ना कि वो सुन भी रहा है और समझ नहीं पा रहा, वो जो तरंगा थी वो भंग हो गई। क्यों हो गई? कारण था मानव प्रक्षेपण यंत्र से जुड़े पावर सप्लाई बॉक्स से उठने वाला धुआं। यह देखकर मानव हक्का बक्का रह गया। हक्का बक्का मतलब घबरा गया। उसने मॉनिटर पर एक उड़ती सी नज़र डाली। प्रोफेसर रामिस का शरीर तरंगों में परिवर्तित होकर प्रक्षेपण यंत्र के रिसीवर की ओर चल पड़ा था। लेकिन अचानक हुई ये दुर्घटना। अचानक इसमें जो माधवन था वो अपनी तरंगा भंग हुई। और क्यों हुई? क्योंकि वो जो प्रक्षेपण यंत्र था उसके पावर सप्लाई में एकदम से धुआं उठने लगा। यह देखकर माधवन घबरा गया और जो मॉनिटर पर एक उड़ती सी नज़र डाली तो प्रोफेसर रामिस का शरीर जो तरंगों में परिवर्तित होकर
फेंकने वाला जो यंत्र था उसके रिसीवर की ओर चल पड़ा। लेकिन ये दुर्घटना अचानक हुई। माधवन का शरीर पसीने से नहा उठा। पसीने से कब नहा उठता है? जब हम बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं या डर जाते हैं। इससे पहले कि वो कुछ करता, कमरे की पावर सप्लाई ऑफ हो गई। वो कुछ करता कि उसके जो कमरे की लाइट थी वो सब चली गई। माधवन के हाथ पैर फूल गए। हाथ पैर फूल गए मतलब वो डर के मारे घबरा रहा था। उसके समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्या नहीं। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या नहीं, क्योंकि लाइट भी चली गई थी और प्रोफेसर रामिस का जो शरीर था वो फेंकने वाले यंत्र में परिवर्तित होने रिसीवर की ओर चल पड़ा था। उस समय सिर्फ यंत्र की रडार प्रणाली और उससे जुड़ा कंप्यूटर ही काम कर रहा था। उस समय जब माधवन घबरा गया था और लाइट चली गई थी, उस समय केवल कंप्यूटर और वो जो रडार प्रणाली थी वही काम कर रही थी। प्रक्षेपण यंत्र का नियंत्रण कक्ष फेल हो जाने के कारण प्रोफेसर रामिस का तरंग रूप में परिवर्तित शरीर प्रक्षेपण यंत्र की रिसीविंग प्रणाली के नियंत्रण से बाहर जा चुका था। मतलब जो प्रोफेसर रामिस ने जो प्रयोग किया था, जो फेंकने वाला यंत्र बनाया था, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने वाला, वो फेल हो जाने के कारण प्रोफेसर रामिस का जो शरीर था वो नियंत्रण में नहीं, मतलब उनसे बाहर जा चुका था। लेकिन सुकून की बात यह थी कि तरंगों में परिवर्तित प्रोफेसर के शरीर की स्थिति कंप्यूटर पर प्रदर्शित हो रही थी। जो उनके शरीर की स्थिति थी वो कंप्यूटर पे दिख रही थी। मानव प्रक्षेपण यंत्र की दूसरी इकाई ठप हो जाने के कारण, जो दूसरी इकाई थी ठप मतलब बंद हो जाने के कारण, प्रोफेसर रामिस का तरंग स्वरूप अपनी गति खो बैठा। जो उनका तरंग स्वरूप था, जो तरंग में जो उनका रूप दिख रहा था, वो अपनी गति मतलब अपना सब कुछ आपा खो बैठा और वह हवा के बहाव के साथ प्रयोगशाला के पीछे बहने वाले नाले की ओर उड़ चला। जो उनका शरीर था, जो प्रयोगशाला के पीछे जो नाला था उसकी ओर चल पड़ा। नाले के किनारे बनी झुग्गियों के बाहर काफ़ी चहल पहल थी। जो नालियों, प्रयोगशाला के बाहर जो नाली बनी थी, झुग्गियाँ, उनके वहाँ काफ़ी चहल पहल थी, क्योंकि वहाँ पर अभी अभी शराब पीकर आए दो लोग आपस में गाली गलौज कर रहे थे। झुग्गियों में आप लोग देखते ही हो, जो छोटे लोग रहते हैं वो शराब वराब पीते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो वैसा ही इसमें बताया गया है कि वहाँ पर शराब पीकर आए दो लोग आपस में गाली गलौज कर रहे थे। पास में चेचक के 2 मरीज लेटे हुए थे। चेचक एक स्किन की बीमारी होती है, उसके 2 मरीज लेटे हुए थे। उनसे थोड़ी दूरी पर बैठे बच्चे खाना खाने की जिद कर रहे थे और उनके पास में ही बैठे 2 बच्चे खाना खाने की जिद कर रहे थे। उनकी माँ पास में जल रहे चूल्हे की गीली लकड़ियों को जूझते हुए अपने बच्चों को बुरी तरह से डांट रही थी। मतलब जो उनकी 2 बच्चों की माँ थी, जब गीली लकड़ियाँ हम जलाएंगे तो जलेगी नहीं, तो वो जो चूल्हे में गीली लकड़ियाँ जला रही थी और वो जल नहीं रही थी, इसलिए जूझते मतलब गुस्सा करते हुए अपने बच्चों को डांट रही थी। उधर माधवन की दशा देखने लायक थी। जो माधवन थे उनकी दशा देखने लायक थी। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। कभी वो फायर ब्रिगेड वालों को फ़ोन कर रहा था, तो कभी बिजली के मिस्त्री और कभी अपने आप से बातें करने लग जा रहा था। मतलब जो माधवन की दशा थी वो बहुत ख़राब थी, क्योंकि उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। जब हम कभी घबरा जाते तो हमारा दिमाग काम नहीं करता कि हमें क्या करना चाहिए, इसीलिए वो कभी तो फायर ब्रिगेड वालों को फ़ोन कर रहा था, या कभी लाइट के मिस्त्री को, या कभी खुद अकेले से ही बातें कर रहा था। उस उपक्रमों में 15 मिनट का समय कब व्यतीत हो गया पता ही नहीं चला। ये जो सारा उपक्रम हुआ उसमें कब 15 मिनट चले गए उनको पता ही नहीं चला। सहसा माधवन के दिमाग में एक विचार कूदा, मतलब एक उपाय आया। उसने प्रक्षेपण यंत्र के स्विच को पावर बॉक्स से निकाला और सीधे बिजली के स्विच से जोड़ दिया। जो फेंकने वाला जो यंत्र था उसके स्विच को पावर बॉक्स से निकाला और सीधे बिजली के स्विच से जोड़ दिया। देखते ही देखते कमरा रोशनी से भर गया। जो देखते ही देखते कमरे में लाइट आ गई। मानव प्रक्षेपण यंत्र
फिर से सक्रिय हो उठा और जो वो फेंकने वाला यंत्र था फिर से सक्रिय मतलब शुरू हो गया। संयोग की बात यह थी कि प्रोफेसर का शरीर अभी भी नियंत्रण कक्ष की सीमा में था। संयोग मतलब सौभाग्य की बात थी कि अच्छी बात मतलब कि उनका शरीर अभी भी कार्यप्रणाली जो कि नियंत्रण कक्ष था उसके अंदर ही सीमा में ही था। मशीन की कार्यप्रणाली ऑन होते ही वे तरंगे रिसीवर की ओर घूम गई। जो मशीन की कार्यप्रणाली थी ऑन होते ही चालू होते ही वो तरंगे रिसीवर की ओर घूम गई। कुछ ही क्षणों में वे तरंगे प्रक्षेपण यंत्र द्वारा रिसीवर कर ली गई। जो कुछ ही क्षण थे कुछ ही पल थे उसमें जो तरंगे थी वो फेंकने वाले यंत्र की द्वारा रिसीव कर ली गई मतलब प्राप्त कर ली गई। उसकी कार्यप्रणाली पुनः उन तरंगों को अपने मूल स्वरूप में परिवर्तित करने लगी। जो उसकी कार्यप्रणाली थी वो अपने मूल स्वरूप में उनको परिवर्तित करने लगी और माधवन जल्दी से रिसीवर के चैम्बर के पास पहुंचा और उसमें लगे बटनों को दबाने लगा। जो तरंगे थी वो कार्य करने लगी और जो माधवन है वो चैम्बर के पास पहुंचा और उन बटनों को दबाने लगा। चंद क्षणों के अंतराल के पश्चात रिसीवर ने सारी प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न कर लेने का संकेत दिया। मतलब कुछ देर बाद ही जो रिसीवर की जो सारी प्रक्रिया थी वो अच्छे से संपन्न हुई और उन्होंने संकेत दे दिया, उस प्रक्रिया ने संकेत दे दिया। उसी क्षण रिसीवर के चैम्बर में हलचल हुई। जो चैम्बर था उसमें हलचल हुई और प्रोफेसर रामिस बाहर आ गए। उसी क्षण उसमें थोड़ी सी कुछ हलचल हुई और प्रोफेसर रामिस बाहर आ गए। माधवन अपनी उत्तेजना को संभाल नहीं सका। उत्तेजना मतलब अपने अंदर का जो एहसास होता है उसे संभाल नहीं सका। वो लपक कर प्रोफेसर के पास पहुंचा और उन्हें अपनी बाहों में भींच लिया मतलब अपने बाहों में भर लिया। लेकिन अगले ही क्षण प्रोफेसर का अचेत शरीर माधवन की बाहों में था। अचेत मतलब जो बेहोशी की जो हालत में होता है वो वाला शरीर उसकी बाहों में था। माधवन ने प्रोफेसर को बगल के कमरे में लिटा दिया और बिना कोई समय गंवाए डॉक्टर को बुलाने के लिए फ़ोन किया। माधवन है जब प्रोफेसर रामिस का शरीर बाहर आया तो उसने उनको अपनी बाहों में भींच लिया और बिना कुछ समय गंवाए डॉक्टर को बुला लिया। डॉक्टर ने आते ही प्रोफेसर का चेकअप किया। उन्होंने प्रोफेसर रामिस को एक इंजेक्शन लगाया और फिर दिशा निर्देश देकर चले गए। मतलब उन्होंने इंजेक्शन लगाया चेकअप करके और दिशा निर्देश मतलब बता गए कि इतनी देर बाद इनको होश आएगा। हमें डॉक्टर बोलते ना हमें ऐसे रहना चाहिए वैसे। लगभग आधे घंटे के बाद प्रोफेसर रामिस को होश आया। यह देखकर माधवन की जान में जान आई। वो बोला, बधाई हो सर आपका प्रयोग। जब प्रोफेसर रामिस को होश आया तो माधवन ने क्या कहा, बधाई हो सर आपका प्रयोग। प्रोफेसर रामिस के मस्तिष्क में काफ़ी उथल पुथल मची हुई थी। जो प्रोफेसर रामिस थे उनके दिमाग में बहुत सारी उथल पुथल मची हुई थी। एक और तो थी उनकी वर्षों की मेहनत, उनका महान आविष्कार जो कि हमने आगे अध्ययन किया है, जो प्रक्षेपण यंत्र बनाया था वो उनकी वर्षों की मेहनत थी जो कि उनको भारत में ही नहीं पूरे संपूर्ण विश्व में प्रसिद्धि दिलाने वाली थी। मतलब जो उनका जो प्रयोग था वो उनको भारत में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में भी उनको प्रसिद्धि मतलब फेमस करने वाला था। दूसरी ओर था उनका कुछ क्षणों का अनुभव, जो कि उनके साथ जो हादसा हुआ था वो उनका अनुभव था जिससे वे अभी थोड़ी देर पहले ही दो चार हुए हैं। जिससे वो थोड़ी देर पहले ही दो चार मतलब रूबरू हुए हैं जो कि उनके सामने हुआ है। नाले के जो सड़ान मारते पानी के किनारे बजबजाती हुई मानवीयता ने उन्हें हिलाकर रख दिया था। उन्हें अपना संपूर्ण व्यक्तित्व ही खोखला नजर आने लगा था। अर्थात जो उन्होंने वहाँ पर छोटी झुग्गियों में रहने वाले लोगों के पास जो नाला था उसकी सड़ान और जो वहाँ पर रह रहे थे वो सब उनके संपूर्ण व्यक्तित्व को खोखला नजर आने लगा। मतलब उनको ऐसा लगा कि मुझे इन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए, इसलिए वो अपने आप को ऐसा खोखला सा महसूस कर रहे थे। और ठीक उसी क्षण माधवन की बातें उनके कानों तक पहुंची।
उन्होंने रमेश की बात बीच में ही काट दी। प्रयोग कैसा प्रयोग? जब माधवन ने कहा कुछ तो उनकी बात काट कर उन्होंने कहा, प्रयोग कैसा प्रयोग? अभी तो मुझे अपना काम शुरू करना है। इस देश के लाखों नागरिकों को कुपोषण से बचाना है, उनके जीवन की न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध करवानी है। यह बहुत बड़ा काम है और अभी तो इसकी शुरुआत होनी बाकी है। करते हुए प्रोफेसर रमेश खड़े हुए और कमरे के बाहर निकल गए। माधवन हैरान परेशान उनके पीछे भागा। वो यह समझ भी कैसे सकता था कि इस दुर्घटना के दौरान प्रोफेसर रमेश पर क्या बीती थी और किन हालत में वे इतना बड़ा फैसला लेने में सक्षम हुए। इसमें जब माधवन की बात उनके कानों तक पहुंची तो प्रोफेसर रमेश ने उनकी बात बीच में ही काटकर क्या कहा कि अभी तो मुझे मेरा जो काम है वो शुरू करना है। जो देश के लाखों लोग कुपोषण के शिकार हैं, उनको न्यूनतम सुविधाएं जो कि सबके लिए ज़रूरी है, वो सब सुविधाएं मुझे उपलब्ध करवानी है। उनके दिमाग में एक सवाल जो कि उन्होंने उनके सामने जो रूबरू थे, वो नाले की सड़ान, वहाँ के लोग वहीं पे रहना, उनको जो भरपूर खाना नहीं मिल पाता, उनके बारे में वो सोच रहे हैं और कह रहे हैं कि उनको मुझे उपलब्ध सुविधाएं प्रदान करवानी है। ये बहुत बड़ा काम है, अभी तो इसकी शुरुआत बाकी है। ये प्रोफेसर रमेश कहते हुए कमरे के बाहर निकल गए। किंतु हैरान परेशान माधवन कैसे सोच सकता है कि उनके दिमाग पर क्या बीती होगी और वो इतना बड़ा फैसला लेने में सक्षम हुए थे। ये हमारी कहानी यहीं पे समाप्त होती है, अर्थात हमारा अध्याय। इसमें आपने जाना कि 2 प्रोफेसर होते हैं और उनकी जो बीच की जो कहानी होती है इसमें बताई गई है प्रयोग के द्वारा। ये हमारा अध्याय समाप्त होता है। आप सब इसको एक बार फिर से घर पे रीड कीजिए और अच्छे से समझिए। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच ऑल। हैव अ नाइस डे।